नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास है। 31 मई तक वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया गया है। डीएम ने जिले में धारा 144 की मियाद बढ़ा दी है। 31 मई की मध्य रात्रि तक लागू रहेगी धारा 144। बड़ी खबर गाजियाबाद से। धारा 144 गाजियाबाद में 31 मई की मध्य रात्रि तक लागू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला हुआ। डीएम ने जिले में धारा 144 की मियाद बढ़ा दी है। बड़ी खबर गाजियाबाद से इस वक्त की हमारे पास। विपिन तोमर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। बताइए विपिन, क्या जानकारी मिल रही है आपको? सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोविड बीमारी चल रही है, इसके अलावा आगामी ईद का भी त्योहार है, उसको लेके गाजियाबाद जिलाधिकारी ने आज जो उनको संविधान में अधिकार प्राप्त है उसको देखते हुए 31 मई की मध्य रात्रि तक धारा 144 की बढ़ोतरी कर दी है। इसमें जो खास चीजें होती हैं, जैसा कि सब जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई सभा नहीं हो सकती। इसमें कुछ चीजें जो और जोड़ी है वो ये है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना होगा, दंडनीय अपराध होगा वो। इसके अलावा जो सीमाएं हैं वो भी अग्रिम आदेश तक सील रहेंगी। जैसा सबको पता है कि दिल्ली को रोक दिया गया है। इसके अलावा जो घर से निकलने का समय है उसको निर्धारित कर दिया गया है। 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक निकलना पे पाबंदी होगी, बिना आवश्यक कार्य के अगर कोई निकलेगा। इसके अलावा बुजुर्ग जो है 65 वर्ष से अधिक आयु के और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अगर वो बीमार है तभी कहीं आ जा सकते हैं। इसके अलावा उनके आने जाने पर पाबंदी होगी। जी शुक्रिया आपका विपिन। तो 31 मई तक धारा 144 लागू। जिलाधिकारी ने फैसला लिया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। और कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए देश भर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। और ऐसी एक तस्वीर आज बरेली से सामने आई जब डीएम दफ्तर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ये लोग अपने घरों को वापस जाने के लिए उमड़ पड़े और प्रशासन ने वापसी की मंजूरी की मांग कर रहे थे ये लोग। इसी दौरान सभी लोग धक्का मुक्की भी करते नजर आए। लेकिन इन लोगों को समझाने के लिए अपर मजिस्ट्रेट अरुणमणि त्रिपाठी भी मौजूद थे, जिन्होंने ना तो मास्क लगाया था और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। और तो और जब उनसे इस बारे में सवाल किए गए तो वो कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, लोगों को खुद समझना चाहिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे डीएम दफ्तर के सामने लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। नंबर जो दिया है अपनी कार से आदमी जा रहा है। देखिए यहाँ पर काफी भीड़ है। सर यहाँ पे किस लिए आए हैं ये लोग? अब पता नहीं, इनसे पूछे, हम क्या बताएंगे। काफी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग इनसे थोड़ी करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग पालन तो इनको करना है ना। इनको बताइए, पुलिस को बुलाएंगे आप? इनको बुलाइए। अपर मजिस्ट्रेट साहब की बात आपने सुन ली। अब हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, हमने देख लिया कि क्या कह रहे हैं वो, और हमने ये भी देखा कि कितनी बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ पर खड़े थे और लोग जो वापस जाने की मांग कर रहे थे। कितनी संख्या रही होगी इनकी और आखिर में हुआ क्या? देखिए, आपको बता दूं करीब 200 से 250 लोग वहां पर मौजूद थे। एकदम से वहां पर भीड़ जुट गई, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जबकि डीएम कार्यालय के बाहर इस तरीके का नजारा देखने को मिला। जो पुलिस वहां पे मौजूद थी वो मूक दर्शक बनी रही। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी नहीं समझा। और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात यह है कि वहां पर जो मजिस्ट्रेट हैं एशियन सेकंड अरुणमणि त्रिपाठी, जब वो पहुंचे तो वो ना तो मास्क लगाए हुए थे, और जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग खुद लोगों को करना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दरअसल जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। तमाम ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और वो लगातार अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं ताकि वो अपने स्थान तक, अपने घरों तक, अपने शहरों तक, अपने राज्यों तक पहुंच सके। ऐसे ही करीब 200-250 लोग आज डीएम कार्यालय पे पहुंचे तो वहां पर हड़कंप मच गया।
आनन फानन में वहां पर उन लोगों को फिर 4 लोगों को कर अंदर भेजा गया और उन लोगों को ये बताया गया कि जो भी आवेदन है वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल डीएम कार्यालय के बाहर इस तरीके का नजारा देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि बरेली में प्रशासन कितना अलर्ट है। जबकि बरेली रेड जोन में है, लगातार यहाँ पर कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बरेली में 4 हॉटस्पॉट है, उसके बावजूद इस तरीके की ढिलाई बरती जा रही है। उससे कहीं ना कहीं सामुदायिक संक्रमण का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। जी 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 अनु, बिल्कुल सही बात है। ऐसी तस्वीरों के सामने आने के बाद बहुत स्वाभाविक है कि सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ेगा ही, बिल्कुल स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। अनूप मिश्रा हमारे सहयोगी बरेली से बता रहे थे कि क्या स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से निपटने के लिए लोग मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते इन दिनों ये दोनों ही चीज़ें, इनकी बहुत भारी किल्लत हो रही है और हालात ऐसे हैं कि लोग अब सैनिटाइजर की चोरी तक करने लग गए। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया। यहाँ पर टोल प्लाजा पर एक कार सवार शख्स टोल प्लाजा से सैनिटाइजर की बोतल लेकर फरार हो गया। ये मामला कानपुर देहात का है। यहाँ पर टोल टैक्स देने के दौरान एक कार सवार की नज़र टोल कर्मी के पास रखी सैनिटाइजर की बोतल पर पड़ी और वो कार से उतरकर सैनिटाइजर की बोतल लेकर फरार हो गया। अनोखी लूट दिखाई दी कानपुर देहात में। ये देखिए आप, कार सवार उतरा, टोल पर रखा सैनिटाइजर उठाया और लेकर चंपत। कोई रुपया पैसा हाथ नहीं लगाया इसने। सैनिटाइजर लिया, उसकी बोतल ली और चलता बना। और देश में लॉकडाउन लागू हुए 42 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने से चूक नहीं रहे और पुलिस ऐसे लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सख्ती कर रही है। सहारनपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर मंडी पुलिस ने 80 से 90 लोगों की उठक बैठक कराई। नाम लिखवा दो, नाम लिखो। चलो ले लेना, नाम लिखवाया पहले। क्या नाम है? तस्वुर। अब तो नहीं तोड़ेगा है? देगा, पक्का देगा, लग रहा था। और सीधा देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। मैं इस अवसर पर आयुष विभाग के मंत्री जी को, विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप या भारत की योग और आयुर्वेद की प्राचीन विधा को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से नित्य नए जो प्राचीन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारी वर्तमान परिवेश में जो कुछ भी इस प्रकार के प्राचीन नुस्खे हैं या जो उस प्रकार के तथ्य दिए गए हैं, इन सब को नित्य नए प्रयोग को और नित्य नई चीज़ों को हम इस आयुष कवच के माध्यम से जनसाधारण को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसके आज की इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि अधिकाधिक लोग इस मोबाइल ऐप का उपयोग करके इससे लाभान्वित होंगे और अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करके हम कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आयुष विभाग को आयुष कवच कोविड-19 के इस मोबाइल ऐप को बनाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।
हल हो गया। अब इसको ठीक करवा देंगे जो भी चीज़ें होनी। चलिए, धन्यवाद जी, इसको ठीक करवा दें। अच्छा है, अच्छा प्रयास है। ठीक है, नमस्कार। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री ने अभी अभी आयुष ऐप लॉन्च किया है। सीधा आप देख रहे थे इस अवसर पर जो कुछ कह रहे थे। आगे बढ़ते, देश के तमाम हिस्सों में फैले उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज गुजरात में रहने वाले मजदूरों का एक जत्था वापस कानपुर पहुंचा। गुजरात के गोधरा से 1200 मजदूरों को लेकर चली श्रमिक एक्सप्रेस आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही वहां पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई गई। इसके बाद सभी मजदूरों को उनके घरों की तरफ रवाना कर दिया गया। मजदूरों को उनके ठिकानों तक भेजने के लिए प्रशासन की ओर से 50 से ज्यादा बसों का इंतजाम किया गया था। दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों का उत्तर प्रदेश में आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस वक्त कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर गोधरा गुजरात से एक श्रमिक एक्सप्रेस जो है वो कानपुर पहुंची है और लगभग जो 1200 यात्री हैं वो गोधरा से ट्रेन जो है उससे कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर उतर रहे हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले एक और ट्रेन जो है वो यहाँ पर आई थी, उसमें भी तकरीबन 1200 यात्री कानपुर आए थे। तो साफ है कि लगातार जो श्रमिक हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का जो सरकार का वादा है वो पूरा किया जा रहा है। और 2 दिन की अगर बात की जाए तो लगभग 2400 से 2500 जो मजदूर हैं जो गुजरात में रह रहे थे उनको कानपुर स्टेशन पर उतारा गया, उसके बाद उनके घरों तक भेजा जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और कोरोना की दहशत के बीच औरैया में सड़क पर नोट पड़े मिलने से हड़कंप मच गया। मामला औरैया के बिधुना इलाके का है, जहां घर के बाहर खेल रहे कुछ बच्चों को सड़क पर 10-10 के नोट पड़े मिले। इस बारे में बच्चों ने अपने घर वालों को जानकारी दी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नोटों को सैनिटाइज करवाया और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर बच्चों की मेडिकल जांच भी करवाई है। बड़ी खबर बागपत से है। वहां पर लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष की खबर है। मारपीट और फायरिंग में एक शख्स की मौत की खबर है। रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हुई। एक दूसरे पर धारदार हथियार से वार भी किया गया। दबंगों ने घरों में घुसकर महिलाओं को भी पीटा है। हमले में एक ही पक्ष के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 1 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची है पुलिस। बागपत के सिंघावली अहिर थाना इलाके की घटना है। बड़ी खबर बागपत से। लॉकडाउन के बीच खूनी संघर्ष की खबर, मारपीट और फायरिंग की खबर और एक शख्स की मौत की खबर बागपत में। धारदार हथियार से भी हमला किया गया, फायरिंग भी हुई है और एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। अमेठी अब तक का कोरोना मुक्त जिला था, लेकिन अब कोरोना इस जिले तक भी पहुंच चुका है। अमेठी में पहली बार कोरोना का मामला सामने आया है। यहां पर एक 45 साल की महिला शाहजहां बानो की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। 1 मई को अजमेर से बस पर सवार होकर 28 लोग अमेठी पहुंचे थे। इनको मुसाफिरखाना तहसील के AH इंटर कॉलेज में क्वारंटीन कर दिया गया था। इन लोगों की टेस्ट रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी। 8 लोगों की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि एक महिला में कोरोना की पुष्टि हो गई है। अट्ठाईस लोग आए थे दिनांक 1 तारीख की शाम को, जो कि अजमेर से आ रहे थे बस द्वारा। इन सभी लोगों को AH इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था तथा सभी लोगों को सैंपल के लिए भेजा गया था। इसमें से आज 8 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 7 नेगेटिव है तथा एक पॉजिटिव महिला मिली है। महिला का नाम शाहजहां बानो है। इसको तत्काल सुल्तानपुर में जो पूरे बार स्थित L1 कोविड हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है। और यूपी के बहराइच के 2 निजी नर्सिंग होम्स में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद से हड़कंप मच गया।
इनमें एक महिला गर्भवती है, जबकि दूसरी महिला हड्डी रोग का इलाज कराने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी। लेकिन दोनों ही महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दोनों अस्पतालों को सील कर दिया। दोनों पॉजिटिव महिलाओं में से एक शहरी क्षेत्र की है और एक ग्रामीण इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। इन महिलाओं के पॉजिटिव होने के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गया है और स्वास्थ्य विभाग ने दोनों ही अस्पतालों को सील कर दिया है। गर्भवती महिला आई थी अपनी जांच कराने के लिए, 8वां महीना चल रहा था, तो उसके इन्होंने क्योंकि पहले सीजर हो चुका था, उसका ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सभी ऐसे लोगों का कोविड टेस्ट करा लिया जाए। तो इन्होंने उसका टेस्ट कराया था तो पॉजिटिव आया है। तो उसी संदर्भ में आया हूँ और इनको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इनका अस्पताल अब 14 दिन के लिए कम से कम तो बंद रहेगा, सैनिटाइज होगा। ग्रीन जोन में शामिल कुशीनगर ऑरेंज जोन में शामिल हो गया। दरअसल कानपुर से लौटी एक छात्रा की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। लड़की की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गांव की तरफ दौड़ पड़े। गांव के 1 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह से हॉटस्पॉट में बदल दिया गया है। साथ साथ पूरे गांव को सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जा रहा है। पॉजिटिव मरीज के परिवार के सभी 4 सदस्यों की जांच कराने के साथ ही उनको भी क्वारंटीन किया जा चुका है। एक बच्ची इंदु कुमारी उम्र 16 साल की लड़की है। इनके पिताजी मनोज प्रजापति हैं, ग्राम ढाड़ा खुर्द बेलवनिया थाना हाटा की रहने वाली है। यह दिनांक 1/5/2020 को कानपुर से अपने जीजा ट्रक ड्राइवर के साथ आई थी घर पे। इसकी मैंने रैंडम सैंपलिंग कराया जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रिजल्ट आज सुबह 6 बजे आया है। जांच के लिए इसको भेज दिया गया वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की जाँच एवं अग्रिम उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज गोरखपुर को भेज दिया गया है। इसे गांव की जो है टोटल वो कराया जा रहा है, पूरे गांव की जांच कराई जा रही है 1 किलोमीटर दूर की परिधि एरिया में। और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड की कराई गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का भी काम शुरू हो गया। मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। चंदौली में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 3 केंद्र बनाए गए। हमारे विद्यालय केंद्र पर हाई स्कूल विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है। ये उत्तर पुस्तिकाएं विभिन्न मंडलों से आई हुई हैं और जिन जिन कक्षों में हमारे शिक्षक बंधु उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं उसको पूर्णतया नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के सौजन्य से सैनिटाइज 2 बार कराया जा चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और 27 उप प्रधान परीक्षक हैं तथा 273 सहायक परीक्षक हैं, जो कि 30 कमरों में अधिकतम एक कमरे में 10 बैठ करके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। वाराणसी में 20 से ज़्यादा आश्रय स्थल हैं और उन आश्रय स्थलों में रह रहे लोगों के लिए वाराणसी में सरकारी स्तर पर 2 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। एक किचन से 2000 लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है। इस व्यवस्था में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ साथ वाराणसी के बेजुबानों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। आपको ये भी बताएं कि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था पर सीएम की नज़र है और ऐसे में काशी का किचन भी भोजन की व्यवस्था दे रहा है और अधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी कलेक्ट्रेट के कम्युनिटी किचन में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के मानकों का कितना ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर ये हैंड वॉश की व्यवस्था कराई गई है। हैंड वॉश करके ही प्रत्येक कर्मचारी इस कम्युनिटी किचन में प्रवेश करेगा। एडीएम आपूर्ति हमारे साथ हैं, पहले इनसे व्यवस्था जान लेते हैं और फिर उसके बाद व्यवस्थाओं का सच भी देख लेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे सुरक्षा का ध्यान कैसे, कितना, किस स्तर पर। यहाँ पे प्रतिदिन के लिए मेनू डिसाइड किया हुआ है हम लोगों ने, उस मेनू के हिसाब से ही खाना बनता है और जितने लोग यहाँ पे आते हैं सब लोग हाथ साफ सफाई सैनिटाइजेशन करके उनको ग्लव्स मास्क
का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। रोज़ का रोज़ ताज़ा खाना बनता है यहाँ पे। आपसे एक सवाल है कि कितने लोगों का खाना बनता है, कितने आश्रय स्थल हैं, और साफ अगर बात करें तो कितना होता है ये किचन? यहाँ इस जनपद में इस वक्त 20 शेल्टर्स होम चल रहे हैं और लगभग 930 पैकेट प्रतिदिन सवेरे और 930 पैकेट शाम के यहाँ से प्रेषित किए जाते हैं उन शेल्टर्स होम में रहने वाले लोगों के लिए जिनके पास किसी तरह की किचन व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जनपद में जो मूक जानवर हैं जिन उनका भी बड़ा ध्यान रखा गया और उसको ध्यान रखते हुए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय द्वारा, नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक योजना दी गई कि वो भी उनका भी ध्यान रखते हुए यहाँ से उनकी भी भोजन की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए यहाँ से उनके लिए चावल, उसमें न्यूट्रीनेगेट्स और अन्य चीज़ें मिलाकर यहाँ से लगभग 1 कुंटल भोजन की व्यवस्था उनके लिए की जाती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे इस किचन की व्यवस्था। ये भंडारा है, भंडारे में यहाँ सामान रखा होता है, सब्जी, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ भी स्वच्छता का कितना ध्यान दिया जा रहा है आपके सामने दिखाते हुए इस कम्युनिटी किचन के सहयोगी हैं ये। उधर कासगंज में भगवान नावारा मंदिर में मंदिर के महंत और पुजारी ने पुलिस कर्मियों को बुलाकर उनका वैदिक मंत्रोच्चार और फूलों की वर्षा और माल्यार्पण करके स्वागत किया। मंदिर के महंत और पुजारी ने सोनो थाने में तैनात थानाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का कोरोना से लड़ाई में अहम योगदान देने के लिए मंदिर परिसर में ही वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्प वर्षा और अंग वस्त्र पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान भी पुलिस ने सभी लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर ही रहने की अपील की। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा। और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में सोमवार की शाम आतंकवादियों ने पेट्रोलिंग कर रहे सीआरपीएफ जवानों पर हमला बोल दिया। इस आतंकवादी हमले में गाजीपुर के नूनहरा के रहने वाले जवान अश्विनी कुमार यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। उनके परिजनों को जब ये जानकारी मिली तो परिवार समेत पूरे इलाके में कोहराम मच गया। अश्विनी अपने पीछे पत्नी आशु और बेटी आयशा को छोड़ गए। अश्विनी को याद कर गांव वाले मर्माहत हैं। उनका कहना है कि उनका बहुत ही बढ़िया स्वभाव था। वो जब भी गांव आते तो यहाँ के युवाओं को सेना या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रेरित करते थे। जिन युवाओं के पास पैसे की कमी होती थी उन्हें अपने पास से पैसा देकर भर्ती का फॉर्म भरवाते थे। परिजन और गांव वालों का कहना है कि देश की सेना इस शहादत का पाकिस्तान से बदला जरूर ले। और इस खबर के साथ ही गंगा प्राइम में फिलहाल नहीं। धन्यवाद।